10वीं कक्षा मूवी का याद आ गया नहीं? हाँ, वैसे क्वेश्चन वाले सही है बेटा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं इसमें पहले, समझो। ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री हाउ मच? 1। डिग्री कितना होगा? 1। ठीक है, और पेयर, तो पेयर मतलब क्या, एक होगा कि दो होगा? 1 पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना। अरे पेयर का मतलब कितना, दो तो होना चाहिए ना कम से कम, दो का ही एक पेयर होता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन तो होगा। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब कि दो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं द वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको याद रखना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो सॉरी लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1, तो x और y दो वेरिएबल हो गए और दो इक्वेशन भी है, इसलिए बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। याद रहेगा? ठीक है, अब यदि ये इक्वेशन है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। इक्वेशन है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन करने के तरीके भी होंगे, है ना। तो सॉल्यूशन करने के कितने तरीके हैं देखो। एक्चुअल में सॉल्यूशन करने का दो तरीके हैं, एक है अलजेब्रिकल मेथड, एक अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हो आप, और दूसरा है, लिखने का टाइम दूंगा अभी लिखो मत, दूसरा है ग्राफिकली कर सकते हो। कैसा कर सकते हो? ग्राफिकली। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिकली सॉल्व करने का तरीका है, इसके 3 मेथड्स हैं। ठीक है ना, इसके 3 अलग अलग मेथड हैं, और वो मेथड क्या क्या है देखना। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड, तीनों मेथड क्यों पढ़ना है तीनों, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड है। ये जनरली मेथड लीनियर इक्वेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्लस प्लस, ठीक है, पाइथन, इन सब में सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, तीनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर वही आना है। क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ रहेगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा बताऊंगा वैसे ही सॉल्व करना है आपको। दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों मेथड में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरली छोटे वैल्यूज वाले रहते हैं, जैसे 10x प्लस 12y, 5x माइनस 2y, x प्लस वाई, इस तरीके से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड यूज जनरली वहाँ करते हैं जहाँ पे जैसे 192x प्लस 235y इक्वल्स टू समथिंग, मतलब लार्जर वैल्यूज जहाँ दी रहती है वहाँ पर। इसको मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, आगे जाके पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट बना के कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आपके सिलेबस में सीबीएसई ने ये वाला हटा दिया है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों मेथड्स हैं, और साथ साथ इसके जो है कौन से क्वेश्चंस है, डेली लाइफ यूजेस में जो चीज़ें होती है उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करेंगे 1 बाय 1। अब ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन अपन निकालेंगे अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। उससे पहले एक टर्म आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। क्या टर्म आता है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आइदर सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट और
नॉट। तो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और यदि एग्जिस्ट करता है तभी ये मेथड अप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन से पहले अपन एग्जिस्टेंस पढ़ लेते हैं कि एग्जिस्टेंस कब होगा सॉल्यूशन का। तो आप देख के बता सकते हो, तरीके में बताऊंगा, आप देख के बता सकते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। ये तरीका है। अब ये इक्वेशन, उससे थोड़ा सा और रिवर्स में जाओ। अभी तो ये इक्वेशन था, इक्वेशन का मैंने एग्जिस्टेंस निकाला। अब उससे पहले बात आता है कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, है ना, ये इक्वेशन बना कैसे। तो सबसे पहला काम करेंगे अपन, हाउ टू मेक, नंबर वन करेंगे अपन हाउ टू मेक इक्वेशंस, ठीक है। नंबर टू करेंगे अपन एग्जिस्टेंस, कि वो एग्जिस्ट करेगा नहीं। नंबर थर्ड में निकालेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन दोनों तरीके से, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम कि इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो सीखेंगे। जब इक्वेशन बन गया तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यदि एग्जिस्ट करेगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज़ पे जाएंगे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, इसको नोट करो। क्या हो गया? 15 जून के बाद ही जाना, चलो। फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाउ टू मेक इक्वेशन, या हाउ टू, देखो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन रीड करो। हाँ, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। कौन बोला? कट नहीं है, इक्वेशन फॉर्म करना कट नहीं होता बेटा, ठीक है। वो तो सीखने के लिए है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं है, ये बस सीखने के लिए है, ठीक है। क्या बोला इसमें, पढ़ो। ठीक है, पहला लाइन देखते हैं। ये तो पता चल गया आपको क्वेश्चन में कि आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग प्राणी हैं, ठीक है। एक आफताब है, ठीक है, और दूसरी उसकी बेटी है, ठीक है। आफताब एंड हिज डॉटर, ये दो लोग हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे एज्यूम कर ले क्या कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, इसका प्रेजेंट एज ले लेते हैं y years, ठीक है। कोई डाउट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 7 years एगो, 7 years एगो। तो ध्यान से समझो, आफ्ताब का अभी एज कितना है, तो 7 साल पहले कितना होगा, -7 है। अरे आपकी एज अभी कितनी है, तो 7 years बिफोर कितना रहा होगा, तो क्या किया आपने, 7 माइनस किया, यस एग्जैक्टली। तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, ठीक है। और मान लो, ठीक है, ये आफ्ताब है, आप उसकी डॉटर हो। इधर आओ, चलो दोनों इधर आओ, दोनों इधर आओ, चलो आ जाओ इधर, ठीक है। मान लो ये अपना आफ्ताब है, ठीक है। अब ये आफ्ताब है, आप इसकी डॉटर हो। अभी दोनों का एज कितना है, एक्स, इसका एज एक्स, आपका एज वाई। तो 7 years एगो, 7 साल पहले इसका एज कितना होगा और आपका एज कितना होगा, इसका एज कितना होगा, y-7 होगा ना, दोनों का कम होगा, किसी एक का तो कम नहीं होगा,
तो मैं इसके डॉटर का एज लिख दूं कितना, y माइनस 7। अब ये बोल रहा है कि आफ्ताब, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप इससे 7 टाइम्स थे, आप इससे 7 टाइम्स थे, मतलब ये 7 ईयर्स की होगी फॉर एग्जांपल, तो आप कितने ईयर्स के हो गए, 7 टाइम्स हो गए ना उसके, 49 ईयर्स के हो गए, है ना। यदि ये 7 ईयर्स की है तो आप कितने ईयर्स के हो गए, 49। अब दोनों को मुझे इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए बीच में इक्वल्स टू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो 7 है, आप 49 हो, मुझे दोनों को इक्वल्स में लाना है, कैसे करेंगे, या तो उसके में 7 मल्टीप्लाई कर दूं, या तो आपके में 7 डिवाइड करेंगे ना भाई, तभी तो 7 7 हो जाएगा, या तो 49 49 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा आफ्ताब के डॉटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, दोनों इक्वल हो गए, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो the age of Aftab equals to x minus 7 and age of his daughter y minus 7। ठीक है, पहला ये इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, देखो यहाँ से x माइनस 7, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7y माइनस 49, y वाले को इधर ले आओ, तो x माइनस 7 y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, ये इक्वेशन 1 बन गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 3 years from now, 3 years from now I will be thrice as old as you were। और आप लोग पढ़ना है क्वेश्चन, मुझे तो याद हो गया, इतने साल से पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, तो 3 years from now, ठीक है, तो 3 years from now, from now मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आफ्ताब का एज कितना होगा, अभी से 3 साल बाद आपका एज कितना होगा, अभी कितने साल के हो, 3 साल बाद कितना होगा, इंटू 3, क्या करोगे, 18 होगा ना, तो क्या किए प्लस 3, और इसके में क्या करोगे, अच्छा, मतलब ये 3 साल बड़ा होगा और ये 3 साल छोटी हो जाए, मतलब दोनों में प्लस ही होगा ना, प्लस कैसे होगा सर, अरे कैसे बात करता बेटा, 3 साल बाद आपका एज 18 साल होगा, तो इसका एज कितना होगा, ये 14 की है तो 17 होगा ना, है, ये कोरोना ने क्या कर दिया, कुछ नहीं सर, तो 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब का एज कितना होगा, x प्लस 3, और उसकी डॉटर का एज कितना होगा, ठीक है, तो x प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 आई विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज यू वेयर, तो मैं इसके में 3 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, चलो बैठो सॉल्व करो इसको, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9, देखो इधर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3y प्लस 9, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, है ना, ये हो गया आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 2, यही बोले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एंड ग्राफिकली, तो जब ग्राफिकल बताऊंगा तब ग्राफ्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताऊंगा, अभी अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बता क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मिनट बस, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, देखो पहले तो आप देखो आर्टिकल क्या क्या आपके पास, ठीक है, एक क्या है, एक बैट है ना, ठीक है, क्रिकेट खेलना है क्या, बैट है और एक, ठीक, तो एक बैट का प्राइस x एज्यूम कर ले और बॉल का प्राइस y एज्यूम कर ले, ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ अ बैट, द प्राइस ऑफ अ बैट be rupees x and price of a ball रुपीज y, ठीक है, अब क्या बोले,
3 बैट एंड 6 बॉल। तो मुझे बताओ एक बैट का प्राइस x रुपीज़ है, तो 3 बैट का प्राइस 3x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x, एक बॉल का प्राइस y रुपीज़ है, तो 6 बॉल का प्राइस 6y। तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू हाउ मच? 900। इक्वेशन 1। उसके आगे Later she buys another bat and three more balls. तो अनदर बैट एंड 3 मोर, Balls. तो x प्लस 3y इक्वल्स टू हाउ मच? 1300 बोले। इक्वेशन 2। इतना ही है, खत्म। ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। फिर से बताऊँ एक बार, देखो एक बैट का प्राइस कितना रुपीज़ है? x, और बॉल का प्राइस y रुपीज़। तो आपके पास कितने बैट परचेज किए कोच ने? ठीक है, ये अपना कोच है। कौन है कोच? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा छोटा बना लो। अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, देखो सक्सेस ही तो है ना? ठीक है, तो एक बैट का प्राइस कितना है? इसने कितने बैट परचेज किए? 3 बैट, तो हो गया 3x। कितने बॉल परचेज किया? 6। 6y इक्वल्स टू कितना? 3900 दे दिया। और अनदर कुछ टाइम बाद उसने और कितना किया? एक बैट और 3 बॉल्स ना, ठीक है। इक्वेशन बनाना, हाउ टू मेक इक्वेशन, पहला स्टेप क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? अब इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, और एग्जिस्टेंस चेक होने के बाद फिर इसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे। सीख रहे हो प्रोसेस वाइज? सब सीख रहे हैं? नहीं है? लेट्स रॉक, जय माता दी। कोच है, क्रिकेट कोच है वो। हाँ? वो उसे से पूछना पड़ेगा। वैसे क्रिकेट तो अच्छा खेलती है। अरे वो बुक में बनाने की जरूरत, कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैं बस समझाने के लिए करता हूँ। बेटा यही चीज़ अब स्कूल में पढ़ना आप अपने जाके, फिर समझ में आएगा कितना इजी है क्या नहीं है। कल से वैसे भी गवर्नमेंट के कारण हॉलीडे, गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है कि हॉलीडे है। बाकी जगह तो छुट्टी है, यहाँ दिल्ली वाले में तो छुट्टी है, आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बताओ? कॉस्ट भाई, द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो 1 kg का प्राइस एज्यूम कर ले क्या? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एंड 1 kg grapes be rupees x and y। कोई डाउट है? अब पहला इक्वेशन आप ही बताओ क्या बनेगा? कितना केजी एप्पल है? 2x, बोलो। हाँ, कितना? 160। आजकल 1 kg एप्पल मिलता है 160 में। ये कौन सा जमाने का क्वेश्चन है, देख रहे हो? ठीक है, एनसीईआरटी अभी तक अपडेट नहीं किया है। हाँ, उसी टाइम का ही प्राइस है। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, इसका प्राइस 160 में है। कितना केजी एप्पल है? 4x plus 2y equals to 300। ठीक है, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? जल्दी नोट करो, एग्जिस्टेंस लिखते हैं। हो गया?
न्यू टॉपिक है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। किस कौन सा सॉल्यूशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन बताएगा? बताओ। A1 A1x plus B1 by E plus C1 इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन A2x plus B2 by plus C2 equals to 0. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखना है। इसमें हर बार एक क्वेश्चन आता है, लिखो मत, सामने देखो। केस 1, if A1 by A2 is not equals to B1 by B2, A1 by A2 is not equals to B1 by B2। यदि ऐसा कंडीशन आता है कि A1 by A2 is not equals to B1 by B2, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या समझना है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि देयर इज अ वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, मतलब आपने इक्वेशन सॉल्व किया, x इक्वल्स टू 1 आ गया, y इक्वल्स टू 2 आ गया फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? आपने अभी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्व करने के बाद देयर इज अ वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y विल एग्जिस्ट, इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अलजेब्रिकली बोलते हैं इसको, दोनों बता रहा हूँ, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। अलजेब्रिकली बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है बेटा कि देयर इज अ वन वैल्यू ऑफ x एंड वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अब सॉल्यूशन जब भी पॉसिबल हो किसी भी इक्वेशन का तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसका सॉल्यूशन फाइंड हो कर सकते हैं अपन, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, और हायर क्लासेस में इसको ट्राइवल भी बोलते हैं। ठीक है, और भी चीजें हैं बट आप ट्राइवल भी समझ सकते हो। ग्राफिकली में इसका ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसा बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब दो ग्राफ जो है आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? दो ग्राफ मतलब स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये मान लो आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? मान लो ये जो ग्राफ है ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और ये वाला आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 है, और इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यही तो है एक यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड यूनिक वैल्यू ऑफ y। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? ठीक है, करस्पॉन्डिंग x से करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मान लो x इक्वल्स टू 3 रहा होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 रहा होगा, ऐसा करके। दिख रहा है? इसलिए बोलते हैं इसको यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, केस 2, इफ a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जब भी कभी नो सॉल्यूशन हो तो देखो सॉल्यूशन था तो ये कंसिस्टेंट था, यदि नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन है मतलब ये क्या है आपका? इनकंसिस्टेंट। और इसका जो ग्राफ है, ग्राफ वो बनता है पैरेलल लाइंस। कैसा? नो सॉल्यूशन मतलब आपस में कभी भी मीट नहीं करेगा, और आपस में मीट नहीं करेगा मतलब पैरेलल लाइन होगा, तो ग्राफ बनता है इसका पैरेलल लाइंस। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, ये मान लो a1x वाला है और वो a2x वाला है। ठीक है, एक और केस है। ठीक है, थर्ड केस एक और है, उसको भी देख ही लो। केस 3, ये होता है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2, तीनों इक्वल हो जाए, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहाँ पे मैं कंडीशन बताऊंगा, जैसे मान लो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, x y दोनों कट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। वहाँ पे बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या होता है करके।
ठीक है, और सॉल्यूशन है ना, इनफाइनटली मैनी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन तो है, इसका मतलब ये कैसा है, कंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो बनता है कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब है लाइन ओवरलैपिंग टू ईच अदर, लाइंस ओवरलैपिंग टू ईच अदर, एक लाइन है ना उसी के ऊपर दूसरा लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, समझ गए, इसको ऐसा ही बनाना। ठीक है, समझ में आया इतना, कंडीशन याद हो गया। ये कंडीशन याद रखना, 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट के वीडियो में आप कभी रिवीजन कर सकते हैं। देखो न्यू क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्चुअल में वो ग्राफिकल सॉल्यूशंस वाला है, वो बाद में कराऊंगा, अभी समझो। इसमें बोल रहा है आपका ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 कॉमा b1/b2 कॉमा c1/c2, क्या बोले हैं आगे, Find out whether the line respecting the following pairs of linear equation फाइंड वेदर द लाइंस, find ऐसे whether समझो, ये आपको बोला है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और कोइंसिडेंट, यही बोला है। ठीक है, शॉर्ट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन लिखाओ जल्दी से। 5x हम्म minus 4y हम्म plus 8 equals to 0. ठीक है। दूसरा उसका 7x हम्म plus 6y हम्म minus 9 equals to 0. ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, देखो इधर सामने देखो, a1 की वैल्यू A1 value 5. 5, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू 8, e2 की वैल्यू, 7 b2 की वैल्यू minus 9. और c2 की वैल्यू। ठीक है, तो पहला स्टेप आप a1/a2 निकालो, तो a1/a2 कितना आया, 5/7, फिर b1/b2 निकालो, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो b1/b2 आया। Minus 2/3. जैसे ही ये दोनों इक्वल नहीं आया तो आपको आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल नहीं आया तो आपको आगे चेक नहीं करना, याद रहेगा। 5/7 इज, क्या लिखोगे, a1/a2 is not equals to b1/b2, that is 5/7 is not equals to -2/3। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, बताया था क्या हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, कोई डाउट इसमें, बस ध्यान रखना बेटा कि ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना इसमें लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। आपको गलती कहाँ करवाते हैं इस क्वेश्चन में, ये समझो, कई बार होगा ये प्लस c1 को इधर दे देगा और एक क्वेश्चन में इधर दे देगा, राइट लेफ्ट साइड में, तो बच्चे वहाँ प्लस माइनस में साइन गलती करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 बना लोगे, चलो बनाओ।